गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम तो कुछ होमवर्क दिया था नहीं था ना, तो कुछ ज्यादा हो नहीं पाया था। तो डाउट डिस्कशन नहीं है कुछ ना, अब हम लोग आगे पढ़ सकते हैं अभी। तो देखो अभी हम लोग वेक्टर स्टार्ट किए हुए हैं हम लोगों ने। वेक्टर में हमने क्या क्या देख लिया। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था, बेसिक डेफिनेशन देखा था। फिर वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था, उसमें हमने एडिशन स्टार्ट किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में दो टाइप से हमें एडिशन करना था। एक था पिक्टोरियल या ग्राफिकल मेथड, और दूसरा एनालिटिकल। जब हम लोग मैथ इन्वॉल्व कर देंगे तो इसको यहाँ पे एनालिटिकल बोलेंगे। तो इसमें भी तीन थे पिक्टोरियल में: ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कर लिया था। आज हमें ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या देख लिया था कि अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उनको हम ऐड कैसे करते हैं? हमेशा एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड करते हुए उनको ड्रॉ कर देते थे। आप वेक्टर को ऐसे डिस्प्लेस करके उठा के यहाँ रख सकते हो ना, वेक्टर को आप डिस्प्लेस करके यहाँ रख सकते हो ना, और फिर उनको ज्वाइन कर दोगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में कोई कुछ बताना चाहेगा? अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो पैरेललोग्राम में हम इनको कैसे ऐड करते हैं? बताओ बच्चों, कुछ लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। हाँ, दोनों के टेल कोइंसाइड कर देंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, पिछली बार क्या था, एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड कर रहे थे ना। पिछली बार तक हम लोग एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम दोनों वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि दोनों के टेल कोइंसाइड हो जाए ना। तो हमको इसको उठा करके यहाँ रखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे रखेंगे जब इस बी को उठा करके तो दोनों के टेल कोइंसाइड होने लगेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को टेल कोइंसाइड करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तब ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब दोनों का जो ये कॉमन टेल होगा
कॉमन टेल से जो डायगोनल पास हो रहा होगा, इस टाइम पे यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना। दोनों के टेल से दो डायगोनल बनेंगे ना, एक हेड को मिलाने वाले ये डायगोनल, ये नहीं है रिजल्टेंट ना। जहां पे दोनों का टेल है, वहां से जो डायगोनल पास होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और एक आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअल में आप बी वेक्टर इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे बी वेक्टर है ना, क्योंकि ये बी वेक्टर आप उठा के यहाँ इमेजिन कर सकते हो ना। ना इस बी वेक्टर को आप पैरेलल में शिफ्ट करके यहाँ इमेजिन कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ट्रायंगल लॉ से सोचो तो हेड टू टेल ये दोनों ज्वाइन है, तो यही रिजल्टेंट हुआ ना, ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम ए और बी को लेकर के पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो दोनों के टेल से जो डायगोनल पास हो रहा होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे स्टेप्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमें ऐड करने के लिए क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप वन, दोनों वेक्टर को हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि उनके टेल कोइंसाइड हो जाए। फिर उसके बाद हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है ना, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसमें क्या होगा, डायगोनल passing through tails of vector will be resultant vector। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है। ये नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग इस पे प्रॉब्लम करते हैं। चलो अब इस पे एक प्रॉब्लम करो। सपोज एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनको हमें ऐड करना है यूजिंग पैरेललोग्राम। सब लोग ट्राई करो।
तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, अब सब लोग देख लो ना कि सही हुआ है कि नहीं। तो हम लोग क्या क्या कर लेंगे, दोनों वेक्टर को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि दोनों के टेल कोइंसाइड हो जाए। तो हम इस वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आएंगे ना, इस वेक्टर को हम इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो डायग्राम कैसे दिखेगा, ए वेक्टर और ए के टेल से बी वेक्टर, दोनों के टेल कोइंसाइड करते हुए हमने ड्रॉ कर दिया। फिर अब हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन। फिर अब हम लोग जहां पे दोनों का टेल है वहां से जो डायगोनल पास होगा ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, ये सब लोग आप समझ चुके होंगे। और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी केवल कितने वेक्टर के लिए पॉसिबल है बच्चों, हाँ, ओनली फॉर 2 वेक्टर, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर 2 वेक्टर। एक और क्वेश्चन बताओ, सपोज 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनको आपने ऐसे पैरेललोग्राम से ऐड किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी के साथ बीटा। अभी इसको आप बोल सकते हो ना ये एंगल है बिटवीन 2 वेक्टर, क्योंकि दोनों के टेल कोइंसाइड हो रहे हैं ना, ए वेक्टर और आर वेक्टर का टेल कोइंसाइड है, तो ये बोल सकते हो ये एंगल बिटवीन ए एंड आर वेक्टर है, ये एंगल बिटवीन, ये वाला एंगल बिटवीन बी एंड आर वेक्टर है। सही है बच्चों, ये वाला एंगल बी और आर के बीच का है, ये ए और आर के बीच का है, क्योंकि दोनों के अभी टेल कोइंसाइड हो रहे हैं ना, तो छोटे वाले एंगल को हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो हमें बताना है इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, देन which of the following is correct। समझ आया क्वेश्चन बच्चों, अगर आप 2 वेक्टर को ऐड करते हो और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे से बड़ा है तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होगा, हाँ, सेकंड वाला होगा। नहीं, आप देख लो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यहाँ ए से बड़ा बनाया है ना हमने, बी से ए बड़ा है, तो आप देख लो ये आर जो है ए की तरफ ज्यादा झुक गया है, आर जो है ए की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है, ज्यादा इंक्लाइन होगा तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा ना, तो इसलिए अल्फा इज लेस देन बीटा। अगर मैं और थोड़ा सा ए को बड़ा दिखा दूं, ए बहुत बड़ा है और बी बहुत छोटा सा है, तो इसमें और एकदम क्लियर दिखेगा। अब अगर आप इसमें रिजल्टेंट वेक्टर दिखाओगे तो ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, तो ये जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा आर उसकी तरफ उतना ज्यादा इंक्लाइन होता जाएगा ना, जितना ज्यादा बड़ा वेक्टर होगा आर उसी की तरफ इंक्लाइन होता जाएगा। तो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता है, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब अगर उसकी तरफ इंक्लाइन होगा तो उसके साथ जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा।
ना, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर will always be more inclined towards vector of higher magnitude. और अगर दोनों वेक्टर एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर दो वेक्टर एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड के हो गए, हाँ इक्वल एंगल, तो एग्जैक्टली रिजल्टेंट उनके बीच से पास करेगा। ये पॉइंट भी नोट कर लो। हाँ करो करो क्रिस, आराम से। क्या बोलना चाह रहा है शांतनु? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी होगा, ए प्लस बी होगा। हाँ शांतनु, वही चीज है कि ए और बी के बीच का जो टोटल एंगल होगा उसका एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ना, अगर दोनों इक्वल होंगे तो। जो है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। अच्छा ये बोल रहा है। हाँ, अगर मुझे ए और बी के बीच का एंगल चाहिए तो ये पूरा अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये पूरा एंगल ए और बी के बीच का एंगल है। तो यही पूछ रहा है ना शांतनु? नोट हो गया, चलें आगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थर्ड लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन देखो क्या होगा। ये जो ट्रायंगल लॉ हमने देखा वो उसी का एक्सटेंशन होगा। जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे
तो जो हम लोग ट्रायंगल लॉ में पढ़ते थे उसी को जो अप्लाई करेंगे बस दो से ज्यादा वेक्टर के लिए, तो वहां ट्रायंगल की जगह पॉलीगॉन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या ध्यान रखना है, इट इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन टू वेक्टर। और इसमें होगा क्या, ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन होगा, जो ट्रायंगल लॉ में करते थे उसी को अप्लाई करना है। तो सपोज मान लो आपके पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और कुछ सी वेक्टर है। इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो हम ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, हर एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते थे कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कॉन्साइड हो जाए। तो यहाँ पे हम यही काम तीन वेक्टर के लिए करेंगे, एक के हेड से दूसरे का टेल कॉन्साइड कराते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले मान लो हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया, फिर ए के हेड से बी वेक्टर ड्रॉ किया, फिर बी के हेड से सी वेक्टर ड्रॉ किया। तो अब देख रहे हो ना, हर एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल कॉन्साइड हो गया है, दिख रहा है। सबको हमने हेड टू टेल कॉन्साइड करते हुए ड्रॉ कर दिया। तो ये अब हमारा इनिशियल पॉइंट है ना, फ्री टेल जो बचा है वो इनिशियल पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो अगर आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ रहे हो बच्चों, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ये वाला, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो ट्रायंगल लॉ में करते थे बस वही करना है। सबको समझ आ रहा है बच्चों। और ऐसा देखो कैसे हो रहा है, ये आप ऐसे सोच सकते हो, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो अगर मैं केवल ए प्लस बी को ऐड करता, केवल ए प्लस बी को ऐड करता, तो ये आ जाता ना रिजल्टेंट वेक्टर। नहीं, ये वाला हमारा ए प्लस बी वेक्टर होता है। अब देख लो, ये ए प्लस बी और उसके हेड से सी वेक्टर जा रहा है, तो ए प्लस बी में सी ऐड हो रहा है, तो हमें ये मिल रहा है ना। तो पूरा ए प्लस बी प्लस सी। आर वेक्टर कैसे आ रहा है, पहले आप दो को ऐड कर लो, फिर दो के हेड से तीसरा ड्रॉ करो, तो पूरा सम आ जाएगा ना। पहले ए प्लस बी निकाला, उसमें फिर सी ऐड कर दी। तो हम बार बार ऐसे दो दो का नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, हेड टू टेल हर एक वेक्टर ड्रॉ करते जाएंगे, फिर इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देंगे, बस हो जाएगा अपना काम। कुछ समझ आ रहा है बच्चों। नोट करो इसको। हाँ, इसमें भी सीक्वेंस जरूरी नहीं है ना, ये नोट कर लो, फिर वो नीचे भी बताता हूँ। देखो, ये करण जो ये मेथड है, ये पिक्टोरियल मेथड है ना, इसमें बस एक आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अब एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे ना, जब थोड़े मैथ वगैरह लगाएंगे तब वैल्यू निकलेगी। इसमें बस आपको डायग्राम बना के थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि वेक्टर्स कैसे ऐड हो रहे हैं। वीकली टेस्ट में जिनके भी 120 से कम मार्क्स आए हैं ना, आप लोग एक बार मुझे कॉल कर लेना, तो थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप क्या इम्प्रूवमेंट करो। जिनको भी लग रहा है कि अभी मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, 120 तक तो आ ही जाने चाहिए थे सबके, अगर उतने नहीं आए हैं तो आप कॉल करो एक बार मुझे।
हाँ, सही है सानिध्य, एकदम सही बात बोली तुमने। दो वेक्टर के लिए जब इसी लॉ को लगाओगे तो उसको ट्रायंगल लॉ बोलोगे। एक्चुअल में इसका नाम तो रख देना चाहिए हेड टू टेल लॉ, क्योंकि हेड और टेल ज्वाइन करते हैं। दो वेक्टर के लिए ट्रायंगल बनेगा, दो से ज्यादा वेक्टर के लिए अब वो, अब यहाँ पे क्या है, तीन वेक्टर थे तो एक रिजल्टेंट लेके क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। चार वेक्टर होते तो पेंटागन बन जाता। तो एक्चुअल में तो वही है ना कि कितने वेक्टर हैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ बनेगा, तो पॉलीगॉन बोल दिया है। अरे मेरे नामकरण से नहीं होगा ना, एग्जाम में पूछेगा दो वेक्टर कैसे ऐड करेंगे, तुम लिख के आ जाओगे हेड टू टेल लॉ, तो एग्जामिनर बोलेगा लो फिर हेड और टेल को मिला करके वो जीरो बना देगा ना, ऐसे वेक्टर रहेगा। वो बोलेगा टेल को हेड की तरफ लेके आते हैं और एक ऐसे जीरो बना देते हैं, और ये लो जीरो। अब देखो ये बच्चों, ट्रायंगल, ये जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता ना, आप कोई भी वेक्टर को पहले या बाद में ड्रॉ कर सकते हो। नहीं, ये नहीं है कि जिस ऑर्डर में दिया आपको उसी ऑर्डर में ड्रॉ करना है ना, कोई भी ऑर्डर चलेगा। क्योंकि आप देखो जैसे ए प्लस बी प्लस सी करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको बोला जाए 10 + 5 + 2 करना है तो पहले 10 को ऐड में 5 फिर उसमें 2 ऐड करो। पहले 10 तो 2 भी ऐड कर सकते हो, फिर 5 ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज वैलिड है ना। तो अगर मान लो हमें ये वेक्टर्स ऐड करने थे, तो हम ए की मान लो पहले ए ड्रॉ किया, फिर ए के हेड से मान लो हमने सी ड्रॉ कर दिया, फिर सी के हेड से हमने बी ड्रॉ कर दिया है? अब हमारा ये फ्री एंड है और ये फ्री टेल है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अब कई बार ऐसा भी है कि पॉलीगॉन नहीं बन पाएगा जब आप कुछ भी ऑर्डर में ड्रॉ करोगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बट ये भी क्या है, फाइनली ये और ये वेक्टर सेम आएंगे, तो ये भी वही है। नहीं नहीं कृष्ण, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ में कोई सा भी एक अप्लाई कर सकते हो ना, दोनों लगेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख लो कि sequence will not matter during addition of during polygon law। और ओवरऑल हमें करना क्या है, सारे वेक्टर को, हाँ मनुजा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। अभी हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। मनुजा ने भी लग रहा है बादाम खाना शुरू कर दिया भिगो भिगो करके पानी में, सिद्धि की तरह तेज होती जा रही है अभी। तो अब ये पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सारे वेक्टर को हेड और टेल कोइंसाइड करते हुए ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, ड्रॉ all the vectors such that head of one vector will coincide with
अरे सीधी रिजल्टेंट तो ये ऐसे ही कुछ है, ये सब वेक्टर का एडिशन कैसे बोल रही है? रिजल्टेंट मतलब तो ऐसे ही कुछ भी होता है, कहाँ तू बोल रही रिजल्टेंट मतलब एडिशन ऑफ ऑल वेक्टर? ये जब तीन वेक्टर को हमने ऐड किया तो ये रिजल्टेंट तीन वेक्टर का एडिशन थोड़ी है, ये तो ऐसे ही कुछ सात आठ वेक्टर का एडिशन है। क्या बोलते हो बच्चों, अगर हमने तीन वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्टेंट जो होगा वो किसका रिजल्टेंट होगा? वो ऐसे ही घूमने आया हुआ है। हाँ क्रिस, वेरी गुड, क्या बात है, सारे बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलने लग गया है। क्रिस अभी आता हूँ इस बात पे। सिद्धि भाई, ये तीन वेक्टर है, जितने वेक्टर को ऐड करोगे रिजल्टेंट उन्हीं का होगा ना। अगर तीन वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्टेंट उन तीन का ही होगा ना। ये कौन सा क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट विल एडिशन ऑफ ऑल वेक्टर? रिजल्टेंट का मतलब ही होता है कि जितने वेक्टर ऐड किए उनका रिजल्टेंट। ओवरडोज हो जा रहा है लग रहा है अब तेरे पास, दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है तो कुछ भी पूछ दे रही है। तो ये क्या है? ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स सच दैट हेड ऑफ वन वेक्टर विल कोइंसाइड विद टेल ऑफ अदर वेक्टर। फिर हमें क्या करना है? ज्वाइन प्री टेल एंड प्री हेड ना। तो जो ज्वाइन करने से जो हमें मिलेगा वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दिस विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? फ्री हेड की तरफ ना। जब ज्वाइन करते हैं हम लोग ना, जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमेशा जो ये फ्री हेड को फ्री टेल से ज्वाइन किया, तो ये जो फ्री हेड होगा उसी की तरफ हमेशा रिजल्टेंट का हेड बनाओगे। हाँ, फाइनल पॉइंट की तरफ। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी टूवर्ड्स फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट मतलब फ्री हेड। नोट कर लो ये सारे स्टेप्स। अबे श्रेष्ठ, तुमने किया क्या है भाई? तुमने तो लिखने में ही श्रेष्ठता गेन कर लिया है। कुछ लिखो कि नहीं डन सर, श्रेष्ठ होते जा रहे हो तुम लिखने में एकदम। तो अब हम लोग देखो ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग तीन वेक्टर हैं और उनको हमने हेड और टेल से ऐसे ज्वाइन करते हुए ड्रॉ किया, और ऐसे करते करते हम जहां से चले थे अगर वहीं पहुंच जाए, तो उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा? हम जहां से चले थे तीन वेक्टर को ड्रॉ किया तो वही पहुंच गए, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे? जीरो। तो आप बोलोगे कि ए प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ पे जीरो हो गया ना, जीरो जीरो वेक्टर मतलब। तो ये पॉइंट नोट कर लो कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे तो उस केस में रिजल्टेंट हम जीरो बोलेंगे।
नोट कर लो इसको भी। तो अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वेक्टर्स एक प्लेन में है, अगर वेक्टर एक प्लेन में है, तो कम से कम कितने वेक्टर हमें लगेंगे, उनको ऐड करने पे हमें जो रिजल्टेंट मिल जाए। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है? ट्रायंगल होता है ना। तो अगर वेक्टर एक प्लेन में है, तो कम से कम 3 वेक्टर आपको चाहिए, ताकि आप जहां से चलो वापस वहीं पहुंच जाओ, तभी आपका रिजल्टेंट 0 होगा। समझ आ रहा है बच्चों? तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक लाइन में हो तो कितने वेक्टर लगेंगे, एक प्लेन में हो तो कितने लगेंगे, या अगर स्पेस में हो, एक प्लेन में ना हो, तो कितने वेक्टर लगेंगे टू गेट 0 रिजल्टेंट। तो हम लोग पहला बता देखते हैं। अगर एक लाइन में है, अगर एक लाइन में 2 वेक्टर हैं, तो आप बताओ कि कितने मिनिमम वेक्टर चाहिए टू गेट अ 0 वेक्टर। क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं ना। मान लो क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर देन फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर required to get 0 वेक्टर। बताओ बच्चों, अगर एक लाइन में है तो कम से कम कितने वेक्टर में रिजल्ट 0 आ जाएगा? एक लाइन में, एक प्लेन में नहीं, एक लाइन। तो हाँ, ना अगर हमारा एक वेक्टर इधर है और उतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर अगर इधर हुआ, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट 0 मिलेगा। तो एक लाइन के लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। ये तो ऑब्वियस है, इसमें तो कुछ समझाने जैसा नहीं है ना। सिंगल एक वेक्टर से तो काम होगा नहीं, एक वेक्टर को 0 नहीं कर सकते ना। एक वेक्टर को कैंसिल करने के लिए अपोजिट में एक वेक्टर लगेगा ही लगेगा। फिर हमने देखा कि अगर एक प्लेन में हुए, को प्लेनर हुए, कोलिनियर नहीं को प्लेनर, इफ वेक्टर्स आर को प्लेनर। ये स्टेटमेंट सब पूछे जाते हैं ना, जो भी ये लिखा रहा हूँ, वेक्टर्स आर को प्लेनर देन तो मिनिमम हाउ मेनी वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ 0 वेक्टर। ना अगर एक प्लेन में होंगे तो कम से कम कितने वेक्टर लगेंगे हमें 0 मिलने के लिए? तो हमने अभी देखा कि 3 है। अगर एक प्लेन में होंगे तो उनको आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करोगे, तो जहां से चलो वहां तक आना है। तो कम से कम सबसे छोटा पॉलीगॉन कितना बनेगा? 3 का बनेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? 3। अब बताओ, अगर वेक्टर्स को प्लेनर नहीं है, सारे वेक्टर को प्लेनर नहीं है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है, तो कितना मिनिमम वेक्टर चाहिए कि 0 वेक्टर मिल जाए?
बताओ बच्चों कितना होगा, 3 बोल रहे हो या 3 ये प्रीवियस वाले का है? कर लो क्वेश्चन, ये ऊपर वाले भी करने होंगे अब तो। सर्वेश प्रकार प्रगार अब अपने ज्ञान का प्रकाश डालेंगे कि कैसे 4 होगा। सर्वेश अनम्यूट करके बता कैसे 4 होगा। यहाँ तो सब बोल रहे हैं 3 होगा। सर्वेश अनम्यूट कर भाई। हाँ सर। हाँ बता कैसे 4 बोल रहे हैं। यहाँ तो सर मनुजा 3 ही बोल रही है, ये तो बादाम खा खा करके बता रही है 3, तो 4 सर कैसे वो बोल। एक जेड में भी आएगा ना, जेड एक्सिस में, और फिर एक नीचे भी आएगा। अच्छा अब मनुजा तू बता भाई, तू कैसे बोल रही है 3 में काम हो जाएगा? अगर 3 वेक्टर मिला बन रहेंगे तो ट्रायंगल बनेगा ना। अगर 3 वेक्टर रहेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल एक को प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होता है या अलग अलग प्लेन में होता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड से लेते हुए एक प्लेन ड्रॉ करें तो कोई साइड प्लेन के बाहर चला जाए? एक ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल है कि तीनों साइड कभी एक प्लेन में ना आए? तो वो तो को प्लेनर हो गया ना। अगर 3 वेक्टर से 0 मिला तो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल तो हमेशा एक प्लेन में होंगे। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब देखो यहाँ पे आप कैसे सोचोगे। यहाँ पे सोचने के लिए हम लोग मान लो थोड़ा ये एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो मान लो हमने एक वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिया, ए वेक्टर, एक वेक्टर हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग दिया, और एक वेक्टर हमने जेड एक्सिस के लॉन्ग ले लिया। तो ये जो वेक्टर है सी वाला, वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। ये समझ आ रहा है सबको? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर तो एक्स वाई प्लेन में है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर नीचे एक्स वाई वाले प्लेन में है। सी क्या है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये इमेजिन हो पा रहा है? मन की आंखों से देखो सिद्धि यार, ऐसे कैसे चलेगा? ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये और ये दोनों एक्स वाई प्लेन में, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा भाई फिर से समझाता हूँ। देखो अब थोड़ा कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा समझाने। समझाने में तो मुझे लगता है मैंने अब 3-4 बार पीएचडी कर ली है, कुछ भी समझा सकता हूँ अभी। देखो ये मान लो कि इधर एक्स एक्सिस, इधर मान लिया एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। तो मान लो हमने एक वेक्टर लिया इधर को, एक वेक्टर ले लिया इधर, ये एक्स एक्सिस था ना, इधर को एक वेक्टर ए लिया, इधर को आगे को वाई एक्सिस है, और एक वेक्टर हमने फिर ये बी लिया, और एक तीसरा वेक्टर हमने सी लिया। समझ आ रहा है? एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये सब नीचे वाले प्लेन में है ना। नीचे वाला प्लेन इमेजिन हो पा रहा है क्यूब में? ये नीचे वाला जो प्लेन है, ये दोनों नीचे वाले प्लेन में है, और ये उसके परपेंडिकुलर है ना। अब ये तीनों वेक्टर क्या बोलोगे एक प्लेन में है? ये 3 वेक्टर क्या एक प्लेन में है? ये दोनों इस वाले प्लेन में आ जाएंगे, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में होंगे, ये दोनों वेक्टर नीचे वाले प्लेन में होंगे। तो अब सब कोप्लेनर तो नहीं है ना। तो अब अगर आप जहां से चले हो वहां पे वापस पहुंचना है तो एक कम से कम और वेक्टर लगेगा, सो दैट कि यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाओ, जहां से चले हो वहां पहुंच जाओ। हेड टू टेल हमने 3 वेक्टर ड्रॉ कर दिए।
तो एक आपको अब और वेक्टर लगेगा, जहां से चलो वापस वहां जाने ना, यही चीज यहाँ समझा रहा था। ये एक्स में है, ये वाई में, और ये जेड में। तो एक वेक्टर हमें और ऐसे लगेगा जहां से चलो वापस वहां पहुंचने के लिए। समझ आ रहा है? जब एक प्लेन में नहीं होंगे तो कम से कम 4 वेक्टर तो लगेंगे ही लगेंगे। नहीं नहीं, यहाँ रिजल्टेंट तो 0 है ना भाई। चौथा वेक्टर जो है सब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह आ गया ना। ये तो मैंने एक केस बताया ना, हर जगह एकदम ऐसा परपेंडिकुलर ही होंगे ऐसा नहीं है ना। हर जगह यहाँ पे एंगल हर बार परपेंडिकुलर आएगा ऐसा नहीं है। एंगल कुछ और आ जाएगा तो क्यूब की जगह कोई और डायग्राम बन जाएगा। हाँ, जब वेक्टर कोप्लेनर नहीं है तो फिर कौन सा वहां पे सिचुएशन होगा? 3D वाला सिचुएशन होगा ना। अगर वेक्टर एक प्लेन में नहीं है तो मतलब 3D की सिचुएशन आ गई ना, स्पेस में अलग अलग जगह। अगर अलग अलग जगह होंगे स्पेस में तो वहां पर कम से कम 3D की सिचुएशन ऐसा थी ना। देख यहाँ ऊपर यही तो लिखा है, वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा भाई, मेरी पीएचडी भी अब काम नहीं आएगी। अब इससे ज्यादा तुम्हें ही समझना पड़ेगा। आंसर लिख लो 4। एक लाइन में होंगे तो कम से कम कितने वेक्टर लगेंगे? 2। एक प्लेन में होंगे तो कम से कम 3। और अगर स्पेस में है तो कम से कम 4 आएंगे, तब जाके 0 मिल पाएगा। एक बार और ट्राई करता हूँ समझाने का। इसमें थोड़ा तुम्हें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो हमने एक वेक्टर स्क्रीन के प्लेन में एक वेक्टर ए लिया और बी लिया। ये दोनों वेक्टर स्क्रीन के प्लेन में है, तो अभी ये दोनों तो कोप्लेनर है। फिर स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर अपना पेन रख दो तो एक तीसरा वेक्टर हो गया स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो ये समझ आ रहा है? स्क्रीन में 2 वेक्टर बने हुए हैं, ए और बी, आप देख पा रहे हो? स्क्रीन में ए और बी बने हुए हैं ना। अब अगर हम स्क्रीन के परपेंडिकुलर पेन रख दे तो तीसरा वेक्टर हो गया। अब तीनों वेक्टर क्या एक प्लेन में है? बताओ बच्चों, ए बी तो स्क्रीन के प्लेन में है और उसके परपेंडिकुलर मैंने पेन रखा, तो ये 3 वेक्टर क्या एक प्लेन में है? नहीं है। अब अगर मुझे जहां से चल रहा हूँ वहीं पहुंचना है तो एक क्या होगा, एक इसके हेड से उस ए के टेल की तरफ एक और वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। समझो बच्चों, यहाँ पर ए के इसके हेड से ए की टेल की तरफ एक और वेक्टर ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तब जहां से चला हूं वहां पहुंचूंगा। तो कम से कम कितने वेक्टर लग गए? ए और बी स्क्रीन के प्लेन में थे, पेन हमारा स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर था, 3 वेक्टर हो गए। चौथा वेक्टर इनको फिर से जो ज्वाइन करने के लिए एक और लगेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर, वो अब आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा ना कि ये बाहर आ रहा है ना बच्चों। ये बाहर आ रहा है ना, ये इस प्लेन में नहीं है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए एक और वेक्टर लगेगा, डी वेक्टर। तो थोड़ा ऐसे दिखा, ये मान लो ये बाहर को आ रहा है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए एक और वेक्टर लगेगा, डी वेक्टर, तब जाके 0 मिल पाएगा। हाँ, सब नोट कर लो। ये बस इतना ही कर लो, या तो यहाँ तक कर लो। बच्चों अच्छे से इमेजिन हुआ क्या क्या बोल रहा हूँ? कैसे कम से कम 4 वेक्टर लगेंगे जब स्पेस में होगा तो?
ना, तो ये स्टेटमेंट पूछे जाएंगे आपसे ना कि अगर एक लाइन में है तो कम से कम कितने वेक्टर लगेंगे, तो 2, एक प्लेन में होंगे तो 3, और स्पेस में होंगे तो 4। नोट कर लो अब इसको। कहाँ से नोट करना है, यहीं से करना है क्या? अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हमने देखो पिक्टोरियल मेथड देख लिया। प्रूफ भी बनाना है बना ही लो, मैंने लिखा है, इतनी मेहनत की तो तुम लोग भी कर ही लो। तो हमने देखो अब पिक्टोरियल मेथड देख लिया, वेक्टर्स को ऐड करने का पिक्टोरियल मेथड। अब हम लोग एनालिटिकल मेथड शुरू करेंगे। एनालिटिकल मेथड से पहले एक छोटा सा पॉइंट हमारा करना रह गया था, पहले वो कर लेते हैं, फिर एनालिटिकल मेथड करेंगे। अभी अपना लास्ट संडे टेस्ट हुआ था ना? ठीक है, तो अभी इस संडे छोड़ के अगले संडे रखते हैं ना, क्योंकि थोड़े टॉपिक भी अभी होने दो ना। अब इस संडे अगर मैं लूंगा तो कुछ ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वेक्टर अभी कुछ पढ़ा ही नहीं पाया हूँ। तो एटलीस्ट एक एक संडे छोड़ के लूंगा तो कुछ पढ़ाने के बाद लेते आएगा टेस्ट। कुछ दिन बाद फिर ज्यादा कर देंगे ना, फिर वो हर संडे कर देंगे। अभी ऑल्टरनेट संडे चलने दो कुछ दिन तक। हाँ क्रिस, 2 साल तक डिलीट नहीं करूंगा ये, कभी डिलीट नहीं होगा, ये सब पड़ा ही रहेगा यार। कि कभी कोई को रिवीजन वगैरह करना है, कहीं डाउट है तो देख सकता है। बट देखो बार बार वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता ना। वीडियो या लाइव एक बार सुन लो, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो ना। थ्योरी ज्यादा पढ़ने से बोर्ड वाले टाइप के क्वेश्चन होते तो फायदा होता है, जेई के टाइप के क्वेश्चन में फायदा नहीं होगा। प्रॉब्लम लगाना रहेगा ज्यादा से ज्यादा, नोट्स लिख के रखो। हाँ ये बात तो सही है। अब अगर अपने संजय अंकल को दिखाना रहे तो ठीक है, मेरे प्रमोशन के लिए तुम यूज कर सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एनालिटिकल मेथड। और उसमें हम लोग उसको देखने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये नोट करके ऐसे लिख लो। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर। वीजेएम सर का जोर से प्रमोशन कर देना। वीजेएम सर को वो स्टैंडिंग कॉमेडियन बनना है। उनकी क्लास से तुम लोग को ये तो आइडिया लगी गया होगा कि सर में भारी टैलेंट है स्टैंडिंग कॉमेडियन बनने का। तो सर अगर टीचर नहीं होंगे तो सर वही काम करेंगे।
ऑफलाइन क्लास में तो तुम लोगों को रोज शो देखने को मिलता है स्टैंडिंग कॉमेडियन वाला। ज्योतिषी तो नहीं बोल सकते यार, ज्योतिषी का तो उनमें दूर दूर टैलेंट नहीं है। अब वो वाला कॉमेडियन वाला टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। कौन सा प्रेडिक्शन कर दिया उन्होंने? फ्यूचर कब बता दिया? अच्छा, सबको भाई बहन ये बता देते हैं। तो तुम लोगों का क्या ऐसे केवल नाम पढ़ के बताया था? फेस क्या? अच्छा, वीडियो ऑन करा के फेस देख के बताया। क्या बात है, ये तो टैलेंट मुझे भी नहीं पता था कि सर के अंदर है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ यार कि ऐसा कौन सा टैलेंट आ गया सर में नया। ये घर बैठे बैठे लग रहा है सर ने कुछ वो योग साधना वगैरह कर ली, नया टैलेंट आ गया सर में। हम्म। ठीक है, मैं भी एक बार पता करता हूँ अपना हाथ दिखा करके क्या क्या बता सकते हैं सर। सेवियो की दीदी का नाम, डैडी का नाम? अब ये वाला तो नॉर्मल हो गया यार। दादी का नाम? अच्छा। यार ये सेवियो के नाम में या तो कुछ होगा ऐसा। नहीं तो उनको तो कायदे से तो सेवियो का नाम ही नहीं बोलते आएगा। दादी का नाम कैसे बताएंगे? ये क्या जादू कर रखा है सर ने? पता करता हूँ मैं भी ये जादू कैसे चल रहा है। यार तुक्का नाम बताने में तुक्का कैसे लग सकता है यार? करोड़ों नाम में कोई किसी का नाम कैसे बता सकता है? यही टैलेंट है, अब ये पता करना पड़ेगा। कुछ तो होगा यार, सेवियो तेरे नाम वाम से कहीं से पता चला होगा। चलो देखते हैं। अच्छा, तो देखो हम लोग अब ये देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। तो इसमें देखो क्या है। नहीं यार, ये वाला टैलेंट मेरे में थोड़ा कमी है। बीजीएम सर से तो कोई कंपटीशन नहीं है इस मामले में। मेरे को सीखना पड़ेगा थोड़ा। तो अब देखो क्या है। यार उनको काम करने की अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है, वो बस ऐसे एज अ फन ले रहे हैं उसको। बट ये है कि वो ऐसा शो वगैरह कर सकते हैं। क्रिस, थोड़ा वही ध्यान रखना सर का ना। वो टैलेंटेड है, मतलब उनको तो तुम रोल दे ही सकते हो इस टाइप का। तो अब देखो हम लोग देख रहे हैं, एक वेक्टर में अगर हम लोग कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा ना। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और इसमें हमने मान लो 2 मल्टीप्लाई किया ना। अगर ए में हम 2 एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 2a, तो इससे क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों, क्या हो जाना चाहिए अगर एक वेक्टर है उसमें हम एक स्केलर कोई नंबर मल्टीप्लाई करें? स्केलर मतलब कोई नंबर ना।
हाँ, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा ना। क्या डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा ना? डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा ना। इसी डायरेक्शन में एक हमें नया वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड डबल हो चुका होगा। आप चाहे तो बोल सकते हो कि एक नया वेक्टर है, बी वेक्टर नाम दे दो। हाँ? आप वेक्टर को कुछ भी नाम दे सकते हो, चिंटू पिंटू, तो बी नाम दे देते हैं उसको। तो जब भी हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा ना। और अगर हम लोग मान लो 1/2 मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता? तो हाफ हो जाएगा ना। डायरेक्शन अब भी चेंज नहीं होगा, एक नया वेक्टर आ जाएगा जो कि पहले से आधे मैग्नीट्यूड का होगा, वो उसको मान लो कुछ सी वेक्टर दे। तो इसका मतलब जब भी हम एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, तो मैग्नीट्यूड उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से डिवाइड करना है, एक ही चीज है ना। अगर हम कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो उतने फैक्टर से मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ जाएगा। अगर आपने कोई निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लो -2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ना, माइनस मल्टीप्लाई करते क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो ए वेक्टर का जो भी डायरेक्शन था उसके रिवर्स हो जाएगा और मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा ना। ये एक नया वेक्टर कुछ डी आ गया जो कि ए का डबल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है बच्चों, अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया और -2 से, तो यहाँ पर एक नया वेक्टर आ जाएगा जो कि रिवर्स भी होगा और छोटा भी हो जाएगा। ये क्या है क्रिस? बी वेक्टर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसका नाम बी है। क्या बोलना चाह रहा है? अनम्यूट करके बोल। हेलो हेलो, हाँ क्रिस बता, क्या बोल रहा है? सर, वो ऐसा आएगा ना, 2 = b वेक्टर अपॉन a वेक्टर, तो वेक्टर का नहीं 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 डिवीजन हो नहीं, जाएगा। डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसको इधर ले जाना नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तो लिख सकता है ना। हाँ सर। ऐसे लिख सकता है, इसको इधर नहीं ले जा सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ सर। ठीक। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, जब भी हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों? नोट कर लो इसको। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 है,
अब अगर हम ए वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दें तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 हो जाएगा ना। अगर ए हमारा 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर था तो अब जो a/5 करके एक नया वेक्टर आएगा, मान लो ये कोई बी वेक्टर आया, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो इस वेक्टर को आप बोलोगे बी कैप ना, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कोई भी वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें बोला जाए कि कोई एक वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर बनाओ तो हमें क्या करना चाहिए? ए वेक्टर को अगर हमें यूनिट वेक्टर बनाना है तो हम अगर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें ना, अगर हम कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये एक नया वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो हम इसको अब ए के डायरेक्शन में इसलिए ए से दिखा रहे हैं, ऊपर कैप लगा दिए। तो हम ऐसे बोलेंगे कि अगर ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो ए अपॉन में मॉड ए लगा दिए ना। कोई भी वेक्टर, कोई भी मान लो ए बी वेक्टर है, आपको इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और इसको ऐसे लिख दोगे ए बी कैप। ये रिजल्ट जो है वो एक यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हम लोग आगे यूज करेंगे ना। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। यहाँ पे यस सर। सर ने भजन गाया था क्या? निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो डबल हो ही जाएगा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। नहीं, गाना तो गाते हैं, सिंगर तो सर बहुत अच्छे हैं, भजन भी गाते हैं ये नहीं पता था मुझे। नॉर्मल वो फिल्मी गाना गाते हैं। मैं तो लास्ट टाइम तो कबीर सिंह का ही गाना सुनाया था, उन्होंने वही सुना था क्लास में। चिरंतन और सर की कौन सी दोस्ती हो गई? अच्छा, फिल्मी गाना गाते गाते अब लॉकडाउन के बाद सर भजन गाने लग गए हैं। भारी इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का फिर तो। अच्छा, चिरंतन सर के लिए शायरी लिख रहा है। चिरंतन एक दो सुना मुझे भी भाई, क्या लिखा है तूने?
तो शायरी तो सुना चिरंतन, क्या लिखा तूने उसमें? हाँ बता क्या कंडीशन है। सिद्धि तुझे नहीं सुनाएगा, मुझे तो सुनाई देगा। हाँ ठीक है, मेरे लिए भी शायरी लिख देना, मैं भी बन जाऊंगा। यार तुम लोग कुछ ज्यादा पकाने वाले तो नहीं हो, क्या बातें कर रहे हो? अच्छा, चीरू बुलाना पड़ेगा। चीरी बुलाना पड़ेगा, ओके। तो इसमें चीरू बुलाने में तो क्या ही दिक्कत है? बस इतनी कंडीशन है ना, चीरू बुलाना रहेगा, तो इतना तो चलेगा यार। ये आ गया। एक मिनट बच्चों, पढ़ने दो, अभी कोई टाइप नहीं करो। यार ये तो फील आ रहा है कि ये लिखा हुआ नहीं है, ये तो तुमने मतलब विजयम सर के लिए लिखा था, मतलब कॉपी पेस्ट। तो चिरू तो सही नाम है यार अपना, और चिरंतन बोलते बोलते मैं भूल जाता हूँ कि शुरू कहाँ से हुआ था नाम। चीरू तो जमेगा भी सही। थैंक यू चीरू, फिर बहुत अच्छा लगा मुझे। चीरू अब सबका बेस्ट फ्रेंड बन गया है। तूने ही तो बोला यार चीरू बुलाना पड़ेगा। तूने नहीं बोला था, कोई और ने बोला था क्या? अच्छा, चीरू तो केवल सानिध्य बुलाता है। सी के नाम में तो दम है भाई, देख रहे हो, सी के। चलेगा, सी के बुला लेंगे यार, सी के तो बहुत अच्छा नाम है, छोटा भी है। ठीक है, सी के ही डन रहेगा। कभी कभी लगेगा मन करेगा तो चीरू बुला लूंगा, अदरवाइज सी के ही बुलाऊंगा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग, हाँ हाँ, मराठी में तो यार कहाँ है समझ आएगा। नहीं नहीं, ऐसा चीरू नहीं होगा यार, दोस्ती में सब जायज नहीं होगा। यार श्रवणी ने भी कुछ शायरी लिखी, अब उसकी भी शायरी सुन ली जाए। बताओ श्रवणी, फिर क्या लिखा है तुमने? कीजिए सर, अब दोस्ती तोड़ना चाह रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया भाई तूने के? अच्छा मैं देखता हूँ यार, एक बार ऐसा सीके ने क्या मचा रखा है।
अच्छा ठीक है, देखते हैं कि क्या करता है ऐसा सीख के। यार मैं पहले ही पता कर लेता हूँ विजय सर से। सोनी ने भी शायरी लिख दी, देखे भाई क्या है। सब में इतनी वफा कहाँ, जो दोस्ती का हाथ ऐसे ही बढ़ा दे। सर तो हमारे बड़े दिल वाले हैं, जो दोस्ती के नाम पर भी अभी छुट्टी देने वाले हैं। वाह 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 वाह। तो अब ये तुम्हारी शायरी सुन ली गई है और 20 मिनट बाद इस पे अमल किया जाएगा। सोनी तो बहुत दिमाग वाली है। अब तो लग रहा है ऑफलाइन के टाइम में कवि सम्मेलन कराना ही पड़ेगा। श्रवणी को 20 रुपए का इनाम मिलता है उसकी शायरी पर। हाँ पेटीएम कर दूंगा, तुम नंबर दे देना, मैं पेटीएम कर दूंगा। चलो बच्चों, अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अपन थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। अब पढ़ाई करेंगे बच्चों, अब बातें अब बाद में करते हैं ना। तो देखो हम लोगों ने अभी तक ये समझ लिया है। आगे देखो, अब ये याद रखना ना, कभी भी कोई वेक्टर को अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना ना, हम आगे यूज करने वाले हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वेक्टर एडिशन का जो दूसरा टाइप था। एक तो पिक्टोरियल मेथड था, उसमें 3 टाइप थे, वो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनालिटिकल मेथड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनालिटिकल मेथड। तो देखो ये एनालिटिकल मेथड में क्या होगा, जो आपने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, उसी में जब आप मैथ इन्वॉल्व कर दो तो उसी को हम लोग एनालिटिकल मेथड बोलेंगे। तो इसमें क्या है, मान लो हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और इनके बीच में थीटा एंगल, और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि भाई डायग्राम बना के केवल हमें एक आइडिया लग जाएगा। रिजल्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना डायग्राम से बहुत डिफिकल्ट है ना, एकदम स्केल लो अप टू द मार्क, एकदम सेम एंगल पे ड्रॉ करो फिर मेजर करो, वो सब बहुत डिफिकल्ट काम है, लेंदी काम है ना, डिफिकल्ट तो नहीं, लेंदी काम है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा बेटर क्या होगा, इनके लिए फॉर्मूला बना लेंगे ना। तो हम देखो कैसे सोचेंगे, अगर हम मान लो इसको कोई भी एक तरीके से ऐड करो, या तो ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से, तो क्या आ जाएगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो क्या मैं इसको दिखा सकता हूँ ये थीटा। अगर ए और बी ये 2 वेक्टर है, क्या मैं इसको ऐसे थीटा दिखा सकता हूँ? नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि एक का हेड और एक का टेल कॉन्साइड हो रहा है ना। 2 वेक्टर के बीच में एंगल का क्या मतलब होता है, दोनों के टेल कॉन्साइड होने चाहिए या फिर दोनों के हेड कॉन्साइड होने चाहिए। अगर एक का हेड और एक का टेल कॉन्साइड हो रहा है तो मैं हेड को आगे बढ़ा दूंगा ना, और ये बाहर वाले एंगल को बोल सकता हूँ कि वो एंगल है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा।
तो मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मान लो मैं इसको बोल दूं ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल सी, तो ये परपेंडिकुलर डाला है ना, तो एंगल सी के कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री है। और एंगल और ट्रायंगल ओ सी बी ना, ट्रायंगल ओ सी बी में, ट्रायंगल ओ सी बी में ये हमारा जो ओबी वाली साइड होगी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? ये हाइपोटेन्यूस रिप्रेजेंट करेगी ना। नहीं, ये जो ट्रायंगल बनेगा ओ बी सी, ये वाले ट्रायंगल में ये 90 है, तो इसके सामने वाली ये वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस रिप्रेजेंट कर रही होगी, और मुझे इसको ही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओसी का स्क्वायर प्लस ओ बीसी का स्क्वायर कर सकता हूँ ना राइट एंगल ट्रायंगल में। ओबी वाली साइड के लिए ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो मुझे ओसी वाली साइड निकालनी पड़ेगी। ओसी में ओ ए कितना है? ओसी वाले साइड में ओ ए वेक्टर कितना बोलोगे? अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए बोलोगे ना, और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी बोलोगे। अब देखो, आपको एक चीज ये पता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल थीटा है, और अगर ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो अगर आप साइन थीटा लगाते हो तो आप क्या आता है? साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब P इक्वल टू क्या आएगा? H साइन थीटा, है कि नहीं? और कॉस थीटा लगाओगे तो क्या आएगा? B अपॉन में H। तो ये आ जाएगा B इक्वल टू H कॉस थीटा। तो इसका देखो मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर आपको हाइपोटेन्यूस पता है, हाइपोटेन्यूस पता है और थीटा पता है, तो थीटा के सामने वाली साइड निकालनी है। तो आप वहां पे क्या करोगे? हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा ना, सामने वाली साइड के लिए हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा, और एडजेसेंट वाली साइड के लिए हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा। तो ये हम एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे। हाइपोटेन्यूस में साइन थीटा मल्टीप्लाई करने से सामने वाली साइड मिलेगी, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने से एडजेसेंट वाली साइड। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो अब देखो यहां पर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? और इस ट्रायंगल एबीसी में 90 के सामने वाली साइड, ये हमारा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है हमें। इसको आप बोल सकते हो ना, ऊपर से वेक्टर साइन हटा दो तो इसका मैग्नीट्यूड बी है ना, इसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं ये साइड निकाल सकता हूँ? अगर ये साइड बी है और ये थीटा है, तो क्या ये साइड आ जाएगी ना? क्या कर दूंगा? हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाली साइड चाहिए ये वाली, तो क्या करूंगा? हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा। सबको क्लियर है बच्चों? ये वाली साइड में बोल सकता हूँ ये क्या होगा? बी कॉस थीटा, और ये वाला होगा बी साइन थीटा। तो अगर मुझे ओसी वाली साइड बतानी रहे तो ओसी वाली साइड में कितनी बोलूंगा? ओसी मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा। ओसी मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा। और बीसी बताना रहेगा, इसको क्या बोला था? हाँ, बीसी। बीसी बताना रहेगा तो वो कितना बोलूंगा? बी साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी कॉस थीटा, और बीसी इक्वल टू बी साइन थीटा। ये बीसी है। अब मुझे ये साइड पता है, ये साइड पता है। अब मैं क्या ये साइड निकाल सकता हूँ? यही चाहिए था ना मुझे। ए और बी तो आपको गिवन थे, ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच का एंगल पता है। मुझे ये वाली साइड चाहिए थी रिजल्टेड। तो अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा,
तो मैं बोल सकता हूँ OB का स्क्वायर ना, OB का स्क्वायर बराबर होगा OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ट्रायंगल OCB में लगा रहा हूँ, OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB मतलब क्या बोलूंगा, R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ना, ऊपर से एरो हटा दो तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को ही OB बोल रहे हैं ना, तो इसको R स्क्वायर लिख, इसको बोलूंगा R स्क्वायर इक्वल टू OC हमने निकाल लिया है, और BC कितना है, B sin थीटा। ब्रैकेट को ओपन करो, ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला पार्ट तो आप सॉल्व कर सकते हो, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, B स्क्वायर कॉमन करो इन दोनों से, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का सम 1 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, B स्क्वायर। तो अब आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB cos थीटा। ये हमें R स्क्वायर की वैल्यू मिली, तो R कितना आ जाएगा, तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया कि अगर दो वेक्टर हैं उनका हमें मैग्नीट्यूड पता है ना, अगर दो वेक्टर हैं A और B उनका मैग्नीट्यूड पता है और बीच का एंगल पता है, तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें उसके रिजल्ट का वैल्यू मिल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों, डेरिवेशन समझ आया सभी को। अब देखो यहाँ पर वेक्टर को बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाएगा क्या, अगर मुझे कोई बता दूंगा तो नहीं चलेगा ना, एक वेक्टर को बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी लगता है और डायरेक्शन भी लगता है। तो अब अगर मुझे R को बताना है तो R का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब डायरेक्शन कैसे बताऊं, डायरेक्शन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन बताने के लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा कि जैसे मुझे गिवन क्या क्या है, A गिवन है B गिवन है, अगर A गिवन है और B गिवन है तो अगर मैं इससे बोल दूं कि 30 डिग्री पे रिजल्टेंट है तो हो जाएगा काम ना, क्योंकि A गिवन है तो A के बारे में आपको सब कुछ पता है, B के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं बोल दूं A से इतने एंगल पे रिजल्टेंट है तो पता चल जाएगा ना A का R का डायरेक्शन। समझ लो ना, कोई भी चीज को बताने के लिए अगर कोई चीज पहले से पता है तो उसका यूज करके बता सकते हैं ना। अगर मुझे बताना है कि भाई विद्या विकास सर्कल के पास में ग्रेविटी है, ग्रेविटी बताना है और मुझे विद्या विकास सर्कल पता है, तो मैं बता दूंगा भाई विद्या विकास सर्कल से 10 कदम आगे चले जाओ, है कि नहीं। तो जो चीज मुझे पता है उसका यूज करके मैं बता सकता हूँ, और मुझे क्वेश्चन में ये दोनों दिया है तो इसका मतलब मैं इसका यूज कर सकता हूँ बताने के लिए। तो मैं अब इससे एंगल ले लूंगा, मान लो ये A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है ना, ये R वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा बता दूंगा तो डायरेक्शन आ जाएगा। अल्फा कैसे निकालूंगा, इस वाले ट्रायंगल में देखो OBC में tan थीटा tan अल्फा कितना बोलोगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है कि नहीं, ये बोलेंगे ना। tan अल्फा कितना होगा बच्चों, BC अपॉन में OC, सही है, तो ये लिख देते हैं tan अल्फा इक्वल टू OB अपॉन OC। OB कितना आया था, B sin थीटा, और OC आया था A प्लस B cos थीटा ना।
कोई भी अगर वेक्टर रहेगा ना, कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो केवल एरो हटा के लिख दोगे तो वही मैग्नीट्यूड है। तो वही हमने किया हुआ था ना, a प्लस बी कॉस थीटा। तो हमारा ये डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला आ गया। डायरेक्शन के लिए मैंने ये बता रहा था कि मुझे ए पता है, बी पता है, तो अगर मैं ए के साथ एंगल बता दूं तो उससे मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगा ना। तो एंगल कैसे बताऊंगा, ए के साथ ये एंगल कैसे बताऊंगा, तो इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगा दूंगा। tan अल्फा इक्वल टू ये वाली साइड मतलब b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये वाली साइड। सबको समझ आ गया है? अब ये नोट कर लो, फिर अब इन पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नोट करो इसे। मैंने थोड़ा जूम आउट किया है, आप अपने स्क्रीन पे जूम कर सकते हो ना, जिस पार्ट पे अगर आपको लगता है छोटा दिख रहा है। वेक्टर में एंगल से डायरेक्शन मिल जाएगा ना। अगर मुझे पता है कि भाई एक वेक्टर है ईस्ट की तरफ और उससे 45 डिग्री पर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो अपने को आइडिया लग जाएगा ना रिजल्टेंट की तरह। ए वेक्टर हमें अगर पता है और ए से पता चल जाए ऊपर को 45 डिग्री पर आर वेक्टर है, तो पता चल गया ना आर की तरह। ये ऊपर का तो नोट हो गया था ना, यहीं से लिखना होगा ना एनालिटिकल मेथड से। श्रवणी यहीं से लिखना है ना। हाँ तू तो नीचे को बोल रही थी स्क्रॉल कर। ऐसे रखू क्या, ऐसे ज्यादा दिखेगा आपको? ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ क्या बोल रहे थे करण सर? मतलब हमें बता रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर एक वेक्टर से कितने एंगल पर है। हाँ हम ये बता रहे हैं ना, हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए, तो हमें ए और बी तो गिवन है ना। ए और बी को हमें सम करना है, तो जो सम करना है वो तो गिवन है। जब तक गिवन नहीं होगा तब तक हम सम कैसे करेंगे? तो दो चीजें तो गिवन है, ए और बी। तो इससे अगर हम एंगल बता देंगे तो भी हो जाएगा अपना काम।
यहाँ पे देखो, जब मुझे ए के साथ एंगल निकालना था तो नीचे यहाँ पे ए आया है, बाकी जगह पे बी आया है। सेम वे में अगर मुझे बी के साथ एंगल निकालना होगा तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर बी के साथ एंगल को हम लोग बीटा बोले तो tan बीटा इक्वल टू आ जाएगा, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ना, ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। तो एक का फॉर्मूला याद रखना है, ए के साथ एंगल को अल्फा बोल रहे हैं, अल्फा का याद रखना है, बीटा निकालना होगा तो ए और बी को इंटरचेंज कर दो। सेम ऐसे वो भी आप डिराइव कर सकते हो। अब वो करते नहीं है, अब जरूरत होगा तो कभी कर लेना ना, बट याद रखना है आपको, ऐसे अल्फा याद रखो और बीटा के लिए इंटरचेंज करना है। ये सेकंड वाला पॉइंट समझ आया कुछ मैंने क्या बोला? ठीक है, ठीक है। बीटा यहाँ पे देखो डायग्राम में कहां पर है, अभी आर वेक्टर और बी वेक्टर का यहाँ हेड कौन साइड हो रहा है, तो यहाँ पे आप बीटा बीटा है। और अगर आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप जैसे ए और बी को ऐड किया और ए को एक्सटेंड करके सॉल्व किया है, वैसे ए और बी में बी को एक्सटेंड करके करना पड़ेगा। मैं अगले डायग्राम में बता देता हूँ, आप पहले ये नोट कर लो। अब मैं बीटा बता देता हूँ, नहीं तो टाइम अब खत्म हो रहा है ना। अब आप पीडीएफ से नोट कर लेना, अब जो रह जाता है। अगर मान लो मुझे बीटा निकालना है तो बीटा निकालने के लिए मैं क्या सोचूंगा, ए और बी को अगर मैं ऐसे पैरेललोग्राम से ड्रॉ करूं तो ये हमारा रिजल्टेंट है, ये अल्फा और ये बीटा है। समझो ना, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल को अल्फा बोल रहे हैं, बी के साथ एंगल को बीटा बोल रहे हैं ना, तो बी बी याद रहेगा ना, ए ए अल्फा अल्फा, ए और अल्फा तो रिलेट हो रहा है, तो याद रहेगा कि ए वाले एंगल को अल्फा और बी वाले एंगल को बीटा बोलना है। तो अल्फा निकालना था तो मैंने क्या किया, अल्फा निकालना था तो मैंने इसको एक्सटेंड किया और परपेंडिकुलर डाला। हाँ वो भी कर सकते हैं तेजस, लेकिन जब हम अल्फा निकालते हैं, अगर मान लो आपको डायरेक्ट बस बीटा ही निकाल, इसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जब मुझे अल्फा निकालना था तो मैंने ए को एक्सटेंड किया और परपेंडिकुलर डाला ना, तो सेम वे में अगर मुझे बीटा निकालना है तो बी को एक्सटेंड करूंगा और परपेंडिकुलर डालूंगा ना, तो उससे आ जाएगा। मान लो मैंने बी को एक्सटेंड किया और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, हाँ अल्फा प्लस बीटा थीटा होगा ना, ये पूरा एंगल हमारा थीटा है। तो अब देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा आएगा ना। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको ओ बोल देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। नए डायग्राम में नए नाम दे रहा हूँ ना, पुराने वाले से मत रिलेट करना। इसको कुछ सी बोल देता हूँ, इसको कुछ डी बोल देता हूँ। तो ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, और उसको ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। और पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड आमने सामने की सेम होगी ना, ये ए है तो ये भी ए होगी ना, ये भी ए होगी, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है।
ये परपेंडिकुलर है, ये ए है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हमें ए पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, थीटा पता है, तो ये वाली साइड में कितनी बोलूंगा, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है, तो थीटा के एडजेसेंट वाली साइड के लिए क्या यूज करूंगा, कॉस। और अपोजिट वाली साइड के लिए क्या यूज करूंगा, साइन। तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये आ जाएगा ए साइन थीटा। अब आप देखो, अगर ट्रायंगल ओ सी डी में देखो, ट्रायंगल ओ सी डी में तो tan बीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे, ट्रायंगल ओ सी डी में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, tan बीटा कितना लिखोगे, अपोजिट वाली साइड ना ए साइन थीटा अपॉन में एडजेसेंट वाली साइड बी प्लस ए कॉस थीटा। समझ आ रहा है बच्चों? मतलब जिसके साथ एंगल निकालना है उसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डाल के आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे अल्फा निकालना होता तो ए को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डालता, बीटा निकालना है तो बी को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डालूंगा, फिर आगे वही ये ज्योमेट्री लगा दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट नहीं करो, मैं अभी पीडीएफ डालूंगा, उससे नोट कर लेना। समझ आ गया, बस ये देख लो। और याद रखने के लिए आपको केवल अल्फा वाला एक, ये एक याद रखना है ना, दोनों नहीं, एक याद रखना है। और जब भी बीटा पूछा जाए तो अल्फा की जगह बीटा है तो ए और बी को इंटरचेंज कर दो इस फॉर्मूले में, बस। समझ आ रहा है बच्चों? नीचे जो रहेगा उसके साथ ही एंगल रहता है, नीचे ए है तो यहाँ ए के साथ एंगल है, नीचे बी है तो बी के साथ एंगल है, तो बस आपको इंटरचेंज करके लिख देना। अब होमवर्क देखता हूँ क्या दे पाऊंगा, अभी बहुत ज्यादा हुआ नहीं अभी तक। होमवर्क अभी आज भी नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, नेक्स्ट क्लास से होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट क्लास से फिर अब ज्यादा मिल पाएगा, आज नहीं हो पा रहा। तो आज तक चिल करो, फिर नो टेस्ट, नो होमवर्क, लाइफ में मजे ही मजे हैं। श्रवणी के शायरी की वजह से देख लो कितना फायदा हो रहा है। रिकॉर्डिंग तो मैं यार अपलोड कर देता हूँ, लेकिन तुम लोग सारे लोग पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार जल्दी। मैं 1000 का वेट कर रहा हूँ कि जल्दी पहुंचे तो कुछ पैसे आना शुरू हो, शायद तो ऐसा सुना है यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर के बाद पैसे मिलेंगे। तो हाँ श्रावणी, मैं पेटीएम करता हूँ, तू नंबर भेज। तो जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, एक तो आधे तो ऐसे ही बस वीडियो देख करके और निकल लेते हो। तो सब्सक्राइब करके रखो, जो भी वीडियो अपलोड होगा वो मिलता रहेगा टाइमली। मैं नॉर्मली कर देता हूँ 1-2 घंटे में अपलोड। हाँ, पैसे आएंगे तो पार्टी तो मिलेगी। हाँ, 1000 सब्सक्राइबर पे पार्टी मिलेगी। पार्टी में तो छोटू का वड़ा पाव खिलाऊंगा, और क्या खिला सकते हैं। अब मैकडी का बर्गर खाओ या छोटू का वड़ा पाव, दोनों है तो बर्गर ही। अरे श्रवण, इतने पैसे थोड़ी मिलते होंगे यार कि उससे तुम घूमने भी चले जाओ। चलो अब
क्लोज करता हूँ, टाइम हो गया, ज्यादा ही हो गया टाइम, तो अब मजे करो यार। मैकडी के बर्गर के लिए पहले वो खुलने तो दो, ऑफलाइन होगा तभी कुछ हो पाएगा। होम डिलीवरी में मैकडी वाला परेशान हो जाएगा घर घर जाके। तो अब क्लोज करता हूँ बच्चों। बाय बाय एवरीवन।